कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल की क्या कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं, क्या कंपोजिशंस होती हैं, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल फार्मेसी एक्ट के अंदर बनाई गई है और फार्मेसी एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट हम लोग दो मेन ऑब्जेक्ट स्टडी कर चुके हैं, फिर से रिपीट करते हैं। वो दो मेन ऑब्जेक्ट क्या था? टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया एंड नंबर टू, टू कंट्रोल ओवर पर्संस एंटरिंग इन द फार्मेसी प्रोफेशन। स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूशन हुई, इसका जो कंपोजिशन या जो बनाया गया फार्मेसी एक्ट के अंदर, उसका मेन पर्पस क्या था? ये बताना या इसके ऊपर कंट्रोल करना, टू रेगुलेट और टू कंट्रोल ओवर पर्संस एंटरिंग इन द फार्मेसी प्रोफेशन। कि फार्मेसी प्रोफेशन जो भी पर्सन एंटर करना चाह रहे हैं, जो भी इसमें अंदर आना चाह रहे हैं, उसके ऊपर एक कंट्रोल रखना, उसको रेगुलेट करना, और ये मेन इसका फंक्शंस है फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। अब इस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनमें से जो दो मेन फंक्शंस हैं वो हमारा है, दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट एंड नंबर टू इज द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट एंड रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर। अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का और क्या क्या फंक्शंस है। यदि हमें पॉइंट वाइज डिस्कस करना हो तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और अपने टॉपिक से हम आते हैं डायरेक्टली कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या फंक्शंस है। नंबर 1, टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर टू अ वुड बी फार्मासिस्ट। नंबर 2, टू रिमूव द नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर। नंबर 3, टू मेंटेन अ सब्सिक्वेंट रजिस्टर। Number 4, to provide 5 copies of subsequent register to Pharmacy Council of India just after the 1st April of each year. Number 5, to provide all working information, to submit a report to central state government and Pharmacy Council of India. And next is to submit 25% of fees collected by the State Pharmacy Council to the Pharmacy Council of India. ये 5-6 मेन फंक्शन हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। फर्स्ट एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वो मेन फंक्शन क्या क्या है? नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। नंबर 2, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ फार्मासिस्ट। Number 3, maintenance of the subsequent register. Number 4, submitting 5 copies of the subsequent register to the Pharmacy Council of India. Number 5, submit its working report to the state government and Pharmacy Council of India, and to submit its 25% of the fees collected by the State Pharmacy Council to the Pharmacy Council of India. ये मेन 6 फंक्शंस हमारे जो हम कह सकते हैं कि ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल इन 6 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शंस है जो असाइन किया गया है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को, लेकिन कभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल इस फंक्शंस को एक्सरसाइज नहीं करती। कभी हमने नहीं देखा कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने कभी इस फंक्शन को भी एक्सरसाइज किया हो, और वो फंक्शन ये है नंबर 7 फंक्शन कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑथोराइज्ड है, वो इंस्पेक्टर्स को डिप्यूट कर सकता है किसी भी रिटेल सेल और किसी भी होलसेल स्टोर्स को चेक करने के लिए। जैसे आज की डेट में क्या है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA है या जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट करती हैं, और ये ड्रग इंस्पेक्टर्स रिटेल सेल और होलसेल को चेक करती हैं और लाइसेंस भी इशू करती हैं। लेकिन ये पावर स्टेट फार्मेसी काउंसिल को भी दी गई है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपनी तरफ से कुछ इंस्पेक्टर्स को डिप्यूट कर सकते हैं, जो इंस्पेक्टर किसी भी रिटेल फार्मेसी के अंदर जाकर के उनके वहां के फार्मासिस्ट के वर्किंग को चेक कर सकते हैं। तो जो अगला फंक्शन हुआ, दैट इज टू डिप्यूट इंस्पेक्टर्स टू चेक द रिटेल फार्मेसी स्टोर और होलसेल फार्मेसी स्टोर। ये हमारी फंक्शंस हुई स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। अब ये जितने फंक्शंस हैं, इसमें से मेनली जो हमें डिस्कस करना है वो 2 फंक्शन है, दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड नंबर 2 इज द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मेसी एक्ट 1948 पर्सन्स के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए एक प्रोविजन रखा, तो वो प्रोविजन क्या था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, जिससे क्या होगा कि वही पर्सन फार्मेसी में एंटर कर सकेंगे जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, साइंटिफिक नॉलेज हो। जब तक उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज नहीं होंगी, वो पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि फार्मेसी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा और ये
फार्मेसी के स्टैंडर्ड को फर्दर रेज करने में भी हेल्प करेगा। तो फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी एक्ट 1948 एक प्रोविजन दे रही है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि फार्मासिस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ओनली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन डिस्पेंस ड्रग और मेडिसिन टू द पेशेंट्स ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है या फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं एज पर द एक्ट। एक्ट में ये कहा गया फार्मेसी एक्ट 1948 में कि जो रजिस्ट्रेशन होगी उसके लिए जो एक रजिस्टर बनाई जाएगी और वो जो रजिस्टर है वो दो तरह की होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट और फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये दो टाइप का रजिस्टर कौन कौन है? नंबर 1 इज द फर्स्ट रजिस्टर एंड नंबर 2 इज द सब्सिक्वेंट रजिस्टर। मींस कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्टर फार्मासिस्ट है जिसके अंदर फार्मासिस्ट का नाम एंटर किया हुआ है, उस रजिस्टर को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट रजिस्टर और दूसरे को कहेंगे सब्सिक्वेंट रजिस्टर। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट रजिस्टर क्या है। देखिए, जो फर्स्ट रजिस्टर है ये रजिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, न कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा। इस बात को ध्यान रखना है कि फर्स्ट रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर कंस्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कि स्टेट के अंदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूट नहीं हुई है तो उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन करेंगी और वो जो रजिस्ट्रेशन होगी उस रजिस्ट्रेशन में जो पर्सन होंगे जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जा रहा है उनका नाम एक रजिस्टर के अंदर एंटर किया जाएगा और उससे हम लोग कहेंगे इट इज द फर्स्ट रजिस्टर। क्या हो गया फर्स्ट रजिस्टर का डेफिनेशन? कि फर्स्ट रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर कंस्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से फर्स्ट रजिस्टर को प्रिपेयर करवाती है? तो इस पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक ट्राइब्यूनल बनाती है, कहेंगे रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल की। स्टेट गवर्नमेंट ने एक ट्राइब्यूनल बना लिया जिसका नाम दिया रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। ये जो रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल होंगे इसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और कुछ स्टाफ भी होंगे जो इन 3 पर्संस को हेल्प करेंगे टू मेंटेन और टू प्रिपेयर द फर्स्ट रजिस्टर। अब ये जो ट्राइब्यूनल है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक ट्राइब्यूनल बनाई, ये ट्राइब्यूनल उस स्टेट के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स होंगे उस लीडिंग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देंगे कि जो भी पर्सन फार्मासिस्ट के रूप में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है और उनके पास ये क्वालिफिकेशन है तो वो अपना एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल को सबमिट करे। और इस एडवर्टाइजमेंट के साथ से वहां पे वो क्या लिखेंगे कि क्वालिफिकेशन कौन कैसे पर्सन हो सकते हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है या जो पर्सन एलिजिबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन वो इस डेट से पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट करे। और थर्ड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन फीस कि वो भी ये भी प्रिस्क्राइब करेंगे कि जो एप्लीकेंट होंगे जो अपना रजिस्ट्रेशन के लिए वो सबमिट करेंगे तो उसके साथ साथ उनको इतना अमाउंट रजिस्ट्रेशन फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। लास्ट डेट तक जो भी एप्लीकेशन आएंगे उस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल चेक करेंगे, उनके एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे। जिनके पास सफिशिएंट एलिजिबिलिटी है और उन्होंने प्रिस्क्राइब फीस दे रखा है तो उस कंडीशन में उनका नाम रजिस्टर के अंदर एंटर कर दी जाएगी। और यदि कोई पर्सन है जिसके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशंस नहीं है उनका नाम रजिस्टर में एंटर नहीं होंगे। मींस जैसे ही रजिस्ट्रेशन नाम एंटर हुई उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दी गई और इसके बनाने के बाद, इसको एंटर करने के बाद जो एक फाइनल डिसीजन हो जाएगा और उस फाइनल डिसीजन के बाद एक रजिस्टर बन जाएगी, एक रजिस्टर बाउंड हो जाएंगी और उसकी गजट नोटिफिकेशन कर दी जाएगी और उस रजिस्टर को लोग कहेंगे फर्स्ट रजिस्टर। अब सपोज करें कोई पर्सन है जिसका नाम उस रजिस्टर के अंदर नहीं एंटर की गई, रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल ने उनके नाम को रिजेक्ट कर दिया कि इनके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन या सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं है, हम इनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। वो उस पर्सन को पावर है, वो पर्सन ऑथराइज्ड है, वो पर्सन रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकती हैं बट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर। कि जिस डेट को फर्स्ट रजिस्टर पब्लिश हुई उसके 60 डेज के अंदर, 60 दिन के अंदर कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो डिसीजन फाइनल मानी जाएगी।
और यदि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि पर्सन एलिजिबल है तो रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल उसका नाम फर्स्ट रजिस्टर में एंटर कर देंगे। दिस इज द प्रोसीजर टू maintain or to prepare the first register by the state government। और जैसे ही ये फर्स्ट रजिस्टर कंप्लीट होंगे, जो रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल होंगे वो उस रजिस्टर को स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे कि हमारी फर्स्ट रजिस्टर रेडी हो गई। अब जो भी पर्सन फर्स्ट रजिस्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसके लिए फार्मेसी एक्ट में कुछ क्वालिफिकेशन दी गई कि जिस पर्सन के पास ये क्वालिफिकेशंस होंगी वही पर्सन एज ए फार्मासिस्ट फर्स्ट रजिस्टर के अंदर अपना नाम को रजिस्टर करवा सकते हैं और उन्हीं पर्सन को रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाएगा। वो क्वालिफिकेशन क्या है, इसके 4 सेट्स हैं। जितने भी क्वालिफिकेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उस क्वालिफिकेशन को डिवाइड करें तो उनको 4 सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि उन 4 सेट्स के अंदर कि पर्सन के पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन होगा तो उस पर्सन का नाम फर्स्ट रजिस्टर के अंदर एंटर कर दी जाएगी और उनको जो ट्राइब्यूनल होंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर देंगे। वो क्वालिफिकेशन क्या क्या है? नंबर 1 फर्स्ट सेट के अंदर नंबर 1 डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और या केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा ग्रांटेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी। कि इंडिया कोई भी यूनिवर्सिटी है उसने एक डिप्लोमा ग्रांट किया है और पर्सन के पास डिप्लोमा है और वो डिप्लोमा क्या है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट किया, या उस पर्सन के पास कोई भी क्वालिफिकेशन है जो इंडिया के बाहर से दिया गया है, इंडिया से बाहर के किसी अथॉरिटी के द्वारा वो क्वालिफिकेशन ग्रांट की गई है और पीसीआई ने उस क्वालिफिकेशन को अप्रूव कर रखा है। मीन्स qualifications granted by authority outside India and approved by the or recognized by the Pharmacy Council of India। मीन्स ये स्टेट्स में इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन किसी पर्सन के पास है तो वो पर्सन एलिजिबल है फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट रजिस्टर। दूसरा सेट क्या कह रहा है, इनके अलावा यदि किसी पर्सन के पास किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, मींस किसी के पास डिग्री है और वो डिग्री ग्रांट की गई है किसी इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा और उस पर्सन के पास 3 इयर्स की एक्सपीरियंस है इन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, कि ड्रग के कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो पर्सन भी एलिजिबल है फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट रजिस्टर। थर्ड सेट क्या कह रहा है कि पर्सन ने एक एग्जाम पास किया, सपोज करें कि स्टेट गवर्नमेंट ने या कि इंडिया किसी यूनिवर्सिटी ने एक एग्जाम कंडक्ट किया, उस एग्जाम कंडक्टेड कंपाउंडर्स एंड डिस्पेंसर। पर्सन के पास सर्टिफिकेट है, कौन सा सर्टिफिकेट है, तो उसका नाम है कंपाउंडर्स एंड डिस्पेंसर सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और ग्रांटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो पर्सन भी हमारे इस फर्स्ट रजिस्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। और लास्ट सेट क्या कहा जा रहा है, जो फोर्थ लास्ट सेट है, दैट इज द 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एंड दैट पर्सन इज आल्सो एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट रजिस्टर। हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत सारे सेट्स हैं, हम रिपीट कर लेते हैं सभी को और करके कि डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा ग्रांटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और एनी एग्जामिनिंग अथॉरिटी और any Indian university, number 3 persons have a qualification granted by authority outside India and recognized by the Pharmacy Council of India, person has a degree from any Indian university with 5-year experience in compounding and dispensing of drug, person has a compounders and dispensers certificate by passing examination conducted by the state government or any recognized Indian university, and last one is the persons have 5-year experience in the compounding and dispensing of drug। तो these persons, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन किसी पर्सन के पास है तो वो पर्सन एलिजिबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट रजिस्टर। अब हम इन क्वालिफिकेशंस को एनालाइज करें। जब एनालाइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्वालिफिकेशन को 4 सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सेट है वो क्या कर रहा है कि पर्सन के पास कंप्लीटली एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है,
मीन्स उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, और वो पर्सन एलिजिबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट रजिस्टर। वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है हमारी? दैट इज द डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। नंबर 2, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा ग्रांटेड बाय अथॉरिटी or granted by any Indian university, and number 3 is the any qualification granted by authority outside India and recognized by the Pharmacy Council of India। यहाँ पे कहीं भी किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। तो फर्स्ट सेट हो गया जो कंप्लीटली हमारे फार्मेसी रिकॉग्नाइज या फार्मेसी से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा पर्सन के पास है और इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ही इज एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट रजिस्टर। दूसरा सेट क्या कर रहा है कि पर्सन के पास डिग्री है इंडियन यूनिवर्सिटीज की। अब वहां पर ये मेंशन नहीं है कि डिग्री किस सब्जेक्ट में है, सिंपली क्या कहा जा रहा है कि पर्सन्स के पास डिग्री है, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्रांट की हुई डिग्री है और उस डिग्री के साथ साथ उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 years experience, then person is eligible for the registration in the first register। Means कि persons के पास academic qualification है और professional experience है, working experience है, तो वो person eligible होंगे for the registration in the first register। थर्ड सेट में क्या कहा जा रहा है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कहीं उन्होंने कोई स्टडी नहीं किया, कहीं उन्होंने कोई एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, लेकिन यदि वो सिर्फ एक एग्जाम को पास कर गए जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट की गई कंपाउंडर्स एंड डिस्पेंसर्स एग्जाम, या उसके पास सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट कहां से आई है? तो बाय पासिंग द एग्जामिनेशंस कंपाउंडर्स एंड डिस्पेंसर्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एनी यूनिवर्सिटी, तो उस पर वो पर्सन भी एलिजिबल है फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट रजिस्टर। एंड लास्ट में क्या कहा जा रहा है? कोई क्वालिफिकेशन की डिस्कशन नहीं है कि पर्सन के पास क्या क्वालिफिकेशन सर, क्या क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ क्या कहा जा रहा है कि पर्सन्स हैविंग 5 years एक्सपीरियंस इन dispensing and compounding of drugs or medicines, तो वो that person is eligible for the registration in the first register। So these are the qualifications for registration in the first register। अब जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट रजिस्टर को प्रिपेयर कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट के पास फर्स्ट रजिस्टर हैंड ओवर कर दी गई ट्राइब्यूनल के द्वारा। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने स्टेट के अंदर एक काउंसिल कंस्टिट्यूट करेगी और उसका नाम दिया जाएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट के अंदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूट हो गई। अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल को वो फर्स्ट रजिस्टर हैंड ओवर कर दी जाएगी। अब ये ड्यूटी स्टेट फार्मेसी काउंसिल की है कि स्टेट के अंदर जो भी पर्सन रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट या ट्राइब्यूनल ने जो फीस कलेक्ट की थी फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस या एज ए रजिस्ट्रेशन फीस, उस फीस की जो पूरी अमाउंट, जो भी बैलेंस अमाउंट होंगी, वो सारे का सारा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हैंड ओवर कर दी जाएगी। क्या कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जैसे ही फर्स्ट रजिस्टर कंप्लीट हो गई, कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई, पब्लिश हो गई, फर्स्ट रजिस्टर रेडी है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूट किया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल को फर्स्ट रजिस्टर हैंड ओवर किया और इसके साथ साथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल को वो जो रजिस्ट्रेशन फीस रिसीव की गई थी ट्राइब्यूनल के द्वारा, वो सारा अमाउंट भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को ट्रांसफर कर दी गई और इस तरह से हमारा फर्स्ट रजिस्टर काम कंप्लीट हो गया और हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन अब स्टार्ट हुआ। अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करेंगे कि इस फर्स्ट रजिस्टर को मेंटेन करेंगे और इस फर्स्ट रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए वो एक दूसरा रजिस्टर प्रिपेयर करेंगे और उस रजिस्टर को क्या नाम देंगे? इट इज द सब्सिक्वेंट रजिस्टर। वो रजिस्टर को क्या नाम देंगे? सब्सिक्वेंट रजिस्टर। अब स्टेट गवर्नमेंट अपना काम स्टार्ट किया, रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। अब हम लोग जानेंगे कि सब्सिक्वेंट रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है और सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अंदर कौन से पर्सन्स होंगे जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या उनको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू की जा सकती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा। अब जो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस है उस पूरे क्वालिफिकेशंस को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मींस कि देयर आर 2 सेट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द सब्सिक्वेंट रजिस्टर। वो क्वालिफिकेशंस क्या है? पहला सेट ये कहता है कि सपोज करें कि स्टेट के अंदर अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एजुकेशन रेगुलेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया, मींस कि उस स्टेट में फार्मेसी की जो स्टडी है वो स्टेट एजुकेशन रेगुलेशन के अनुसार नहीं हो रही है, तब उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगी
एग्जैक्ट वही क्वालिफिकेशंस को मानी जाएगी जो क्वालिफिकेशंस थी हमारी फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट रजिस्टर। जो क्वालिफिकेशन का सेट फर्स्ट रजिस्टर में दिया गया वही क्वालिफिकेशन का सेट सब्सिक्वेंट रजिस्टर के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, लेकिन कब? जब स्टेट के अंदर इस अभी तक एजुकेशन रेगुलेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। नंबर 2, या यदि कोई पर्सन किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और वो इस स्टेट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रही हैं तो वो that person is also eligible for the registration in the subsequent register। ये फर्स्ट हो गया। अब सपोज करें कि स्टेट के अंदर एजुकेशन रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कर दी गई। अब जब स्टेट में एजुकेशन रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो गई तब उस कंडीशन में जो क्वालिफिकेशंस की सेट होंगी वो अब चेंज हो जाएंगी। जो फर्स्ट रजिस्टर की जो क्वालिफिकेशन थी अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएंगी और वहां पर सिर्फ वही पर्सन रजिस्टर होंगे जिनके पास एजुकेशन रेगुलेशन के अनुसार क्वालिफिकेशन है। मींस पर्सन नंबर फर्स्ट क्वालिफिकेशन कि पर्सन हैव ए डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड दैट डिग्री और डिप्लोमा ग्रांटेड बाय द अप्रूव्ड एग्जामिनिंग अथॉरिटी। मतलब कोई पर्सन है, उस पर्सन के पास फार्मेसी की डिग्री है या फार्मेसी की डिप्लोमा है या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डिग्री है या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डिप्लोमा है और उस पर्सन ने किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, जो पीसीआई से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, वहां पे स्टडी किया है और उसका जो एग्जाम कंडक्ट की गई वो पीसीआई के अप्रूव्ड एग्जामिनिंग बॉडी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट की गई है, तो उस कंडीशन में दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द सब्सिक्वेंट रजिस्टर। या और यदि पर्सन के पास क्वालिफिकेशन है जो किसी ऐसे अथॉरिटी के द्वारा ग्रांट की गई जो इंडिया से बाहर की अथॉरिटी है और वो क्वालिफिकेशन पीसीआई ने रिकॉग्नाइज कर रखी है, मींस सेकंड क्वालिफिकेशन क्या हो गई, सेकंड एलिजिबिलिटी क्या हो गई कि पर्सन्स हैविंग क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया and recognized by the Pharmacy Council of India, that person is also eligible for the registration in the subsequent register। एंड थर्ड पॉइंट है या करके, और यदि पर्सन किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, he is also eligible to be registered as a registered pharmacist in this state for the subsequent register। Means after implementation of the education regulation, there are 3 steps of qualification. There are 3 sets of criteria for the registration in the subsequent register. Number 1, person have a degree or diploma in pharmacy or pharmaceutical chemistry from a approved institutions and granted by a examining body that is also an approved examining body by the Pharmacy Council of India। And number 2, person have a qualification granted by authority outside India and recognized by the Pharmacy Council of India। And last one is the registered pharmacist in other state। ये तो क्वालिफिकेशंस हो गए हमारे फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द सब्सिक्वेंट रजिस्टर। उसके बाद इस फार्मेसी एक्ट 1948 में 2 बार अमेंडमेंट की गई। एक अमेंडमेंट थी 1959 में और एक अमेंडमेंट थी 1976 में, और वहां पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऐड की गई। उस स्पेशल प्रोविजन के अनुसार कोई दूसरे पर्सन भी है वो भी फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं, फार्मेसी प्रोफेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फार्मेसी एक्ट 1948 की अमेंडमेंट 1959 कि 1959 में जो अमेंडमेंट की गई उसमें कहा गया, ये एक स्पेशल प्रोविजन थी जो 2 साल के लिए एप्लीकेबल थी। 2 साल के बाद ये प्रोविजंस खत्म हो गई। मींस 1959 में ये एप्लीकेबल हुई, अमेंड की गई है फार्मेसी एक्ट को, और ये जो प्रोविजन इसके अंदर जो अमेंडमेंट वाली प्रोविजन आई, दैट प्रोविजन इज applicable only for the 2 years। इसमें क्या कहा गया कि यदि पर्सन अफेक्टेड है बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 कि 1947 में जो पार्टीशन हुई थी और उससे भी कोई पर्सन अफेक्टेड हो रहा है तो उसकी हम रजिस्ट्रेशन हम अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कर सकते हैं। और दूसरा, यदि कोई पर्सन अफेक्टेड हो रहा है ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट कि जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट के अंदर जो इंडियन हमारी टेरिटरी, इस इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की एक बार दोबारा से रिओर्गनाइज किया था 1956 में। तो 1956 में जो रिओर्गनाइजेशन की गई उससे जो पर्सन जो भी अफेक्टेड हुआ है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी हम एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इस फार्मेसी एक्ट के अंदर सब्सिक्वेंट रजिस्टर में कर सकते हैं। और यदि कोई पर्सन माइग्रेट होकर आया है, किसी दूसरे कंट्री से माइग्रेट होकर आया है
इन 1956 के बाद तो जो मैग्नेटिक पर्सन है वो मैग्नेटिक पर्सन का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से फिर एक अमेंडमेंट की गई थी 1976 में, उसमें फिर से कहा गया कि यदि कोई पर्सन, ये अमेंडमेंट भी 2 साल के लिए वैलिड थी। 1959 के अमेंडमेंट भी 2 इयर्स के लिए वैलिड थी और 1976 की अमेंडमेंट भी 2 इयर्स के लिए वैलिड थी। उसमें क्या कहा गया 1976 में कि कोई भी पर्सन, यदि वो पर्सन फर्स्ट रजिस्टर के लिए एलिजिबल है तो उनका हम रजिस्ट्रेशन सब्सिक्वेंट रजिस्टर में भी कर सकते हैं। और ये कब अप्लाई किया गया था? इन द 1976 एंड इट रिमेन वैलिड फॉर द 2 इयर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने आज स्टडी किया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, कैसे फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन होती है, क्या क्या क्राइटेरिया है और कितने तरह के फार्मेसी के रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट होते हैं। तो आज क्लास में इतना स्टडी करते हैं। आगे की जो वीडियो होंगे, आगे की जो क्लास होंगे, उसमें हम लोग फिर कोई दूसरा टॉपिक या हम लोग स्टडी करेंगे।